दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में अभी जो संघर्ष चल रहा है। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाला है, फिर से नया संघर्ष चालू हो गया है। पार्टिकुलरली 3 कंट्रीज़ में ज़्यादा ये संघर्ष हमको देखने को मिला है। इजराइल, इसके अलावा दूसरी कंट्री शामिल है ईरान, और तीसरी कंट्री शामिल है यूएसए। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेनली जो फोकस किया जाता है वो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के ऊपर फोकस किया जाता है। इस संघर्ष में हम देखेंगे इजराइल और अमेरिका दोनों एक हो गए हैं। यदि इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है, आम नागरिक मारे जाते हैं, तो उस समय में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होता है, और कहीं और यदि किसी और के द्वारा हमला किया जाता है तो वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो यहाँ पर अमेरिका सीधे सीधे गलत हो जाता है। वेस्ट एशिया में फिर से युद्ध और संघर्ष का एक नया दौर हमको दिखाई दे रहा है। इस बार तनाव की 3 मुख्य रीजन हैं। पहले नंबर की बात यह है, ईरान की स्ट्रेटजिक जो स्पेस है, पोजीशन है, वो घट रही है। सेकंड नंबर की बात यह है, इज़राइल का जो एग्रेशन है वो और भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है। एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टर्निंग मोर हॉस्टाइल, मतलब अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत बढ़ती शत्रुता। एक साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं, पार्टिकुलरली वेस्टर्न एशिया में यदि हम चर्चा करते हैं तो। वर्तमान परिदृश्य और अमेरिका ईरान की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब हाल फिलहाल में देखा जाए, वर्तमान में 7 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया था कि उन्होंने ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, ठीक है, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई को एक लेटर भेजा है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने की पेशकश की गई थी। ट्रंप ने बोला था कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। फिर एक हफ्ता बाद दिक्कत ये हो गया है कि बयान में थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिला। किस प्रकार के बयान आए, देखिए। एक सप्ताह के बाद, आफ्टर 1 वीक, अमेरिका ने यमन में हूदी के खिलाफ प्री एम्प्टिव हवाई हमले चालू कर दिया। दूसरी तरफ से इजराइल ने 17 मार्च को गाजा पर फिर से बमबारी चालू कर दिया है, जिससे 400 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं, और 19 जनवरी से जारी संघर्ष जो विराम था वो ख़त्म हो गया। फिर से युद्ध की घंटी बज गई। इसके बाद 22 मार्च को इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़े हवाई हमले किए। ये सभी घटनाएं इस बात का संकेत करती हैं कि ईरान के खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ी जा रही है। फिर से एक नई लड़ाई यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब अगला जो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है वो ये है कि किस प्रकार से अमेरिका, इजराइल और ईरान परमाणु समझौते इन्होंने किए, लेकिन वो विफल हो गया है। 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ में जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA नामक समझौता किया था। इसकी शर्तें थीं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लिमिटेड करेगा, अमेरिकी और वेस्टर्न कंट्रीज़ ईरान पर जो लगे इकोनॉमिक सैंक्शन है उसको कम करेंगे, लेकिन ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हिजबुल्लाह, हमास, हाउदीस आदि को दिया जाने वाला समर्थन वो कंटिन्यू रहेगा। ये प्रमुख शर्तें थी। पहले नंबर की बात ये है, परमाणु हथियार बनाना बंद करो। सेकंड नंबर की बात, यदि आप ऐसा करते हो तो हम जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हैं उसको कम कर देंगे, लेकिन आप हाउदी, हिजबुल्लाह, हमास को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। अगले ही कदम पर हम देखते हैं कि ये जो समझौता किया गया था, ये समझौता रद्द हो जाता है। ठीक है, समझौता कैसा हो गया? समझौता हो गया रद्द। इजराइल को ये समझौता मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा सैन्य जो कैपेसिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को JCPOA से बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और जब उसके ऊपर सैंक्शन लगाना चालू किया अमेरिका ने, तो उसके बदले में, उसके जवाब में ईरान भी शांत नहीं था। ठीक है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई थी, जिसमें ईरान की इकोनॉमी और जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करी गई थी। इसका जवाब ईरान ने भी अच्छे तरीके से दिया। उसने अपने जो परमाणु कार्यक्रम हैं उसको बहुत तेज कर दिया था। अगले नंबर का जो पॉइंट है वो चर्चा करी जाती है 7 अक्टूबर 2023 का हमला और इजराइल की प्रतिक्रिया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों इजराइल और कहना चाहिए फ़लस्तीन के बीच में फिर से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, युद्ध फिर से चालू हो गया। ये लेटेस्ट हम बात कर रहे हैं, मतलब 7 अक्टूबर 2023 के हमले की बात कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया था। इजराइल ने इसे ईरान की ओर से प्रॉक्सी वार करार दिया और पूरे पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित गुटों पर हमले करना तेज कर दिया। उसको ये लगा कि ये सारे जो हमले हैं ईरान करवा रहा है, इसीलिए इससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, संगठन हैं, उनको उड़ाना चालू कर दिया इजराइल ने सीरिया में ईरानी IRGC जनरल को मार करके गिरा दिया। दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हमला किया। ईरान ने इसका जवाब देते हुए सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले दाग डाले थे। गाजा में देखा जाए 50,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो ये जीनोसाइड नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी कंट्रीज़ के लिए फिर वो आंखें दिखाता है। यहाँ से हमें ये समझने की ज़रूरत है, इससे जो सेक्टरल समीकरण है वो तेज़ी के साथ में बदलते जा रहे हैं। कैसे समीकरण बदल रहे हैं क्षेत्रीय, यहाँ इसे समझने की ज़रूरत है। ट्रंप वापस आए हैं सत्ता में और इजराइल की जो आक्रामकता है ना वो और भी ज़्यादा तेज हो गई है। नवंबर 2024 में ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप खुले तौर पर इजराइल के युद्ध अभियानों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने हूदियों पर हमला करके ये संकेत दे दिया है कि अमेरिका इजराइल के मिनी रीजनल वार, मतलब छोटे पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इसके बाद सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन हमको देखने को मिला है। अब इनकी सत्ता का पतन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या इसका असर पड़ने वाला है? सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन समाप्त हो गया है, जिससे ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक है। अब झटका लगा है तो इस झटके को ईरान कैसे करके सहेगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है। सीरिया ईरान का एक प्रमुख स्टेट अलाय था, मतलब उसका सहयोगी था, जो अब उसके कंट्रोल में नहीं रह गया। इससे ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच ज़मीनी सप्लाई मार्ग कैसा हो गया है, अलग हो गया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और इजराइल की कुछ चिंताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के हिसाब से देखा जाए, IAEA के हिसाब से, ईरान के पास अब इतनी समृद्ध यूरेनियम है, इनरिच्ड यूरेनियम है, कि वो 6 परमाणु बम बना सकता है। ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान अगर परमाणु हथियार विकसित करता है तो इजराइल की मिलिट्री डोमिनेंस को खतरा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर को लेकर के। ठीक है। फ्यूचर को लेकर के यदि हम चर्चा करें तो इजराइल के पास में 2 प्रकार के विकल्प अभी मौजूद हैं। एयर स्ट्राइक करेगा। इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान की परमाणु सुविधाओं को ख़त्म करने, नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ईरान के ज़्यादातर परमाणु सुविधा पर्वतों के नीचे बनी हुई हैं, मतलब आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। रिजीम चेंज वार, मतलब यहाँ जो सत्ता में बैठा हुआ आदमी है उसको सत्ता से हटाओ और अपना आदमी वहाँ बैठा दो। अमेरिका और इजराइल अगर ईरान की सरकार गिराने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इराक की तरह एक बड़े सैन्य आक्रमण की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ईरान भूगोल और मिलिट्री
पावर के लिहाज से इराक से कहीं ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। इसके बाद कुछ स्ट्रेटजिक विकल्प भी हो सकते हैं, कूटनीतिक विकल्प जिसको बोला जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? कूटनीतिक विकल्प में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को बातचीत करने के लिए मजबूर करे, लेकिन ईरान सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम के ऊपर ही बात करेगा। आप ये कहेंगे कि ईरान अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को कम करे, तो ये वो करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके अलावा वो हिजबुल्ला जैसे गुटों से दूरी भी नहीं बनाने वाला, क्योंकि उसको इनसे हेल्प मिल रही है। इसके अलावा ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति को कमज़ोर होते हुए देख रहा है, इसलिए वो इतने आसानी से बात मानने वाला नहीं है। वे फॉरवर्ड की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, वर्तमान परिदृश्य से पश्चिम एशिया में एक बड़े संघर्ष की तरफ इशारा कर रहा है। ईरान के लिए रणनीतिक विकल्प घटते जा रहे हैं। इजराइल पहले से कहीं ज़्यादा हमलावर हो गया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ईरान के लिए और भी ज़्यादा शत्रुतापूर्ण हमको देखने को मिल रही है। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से ऑनलाइन जो बच्चे होते हैं उनका सेक्सुअली असाल्ट किया जा रहा है, और उसको रोकने के लिए भारत में क्या कानून अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, या फिर हमें दूसरे देशों से सीख लेने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें CSAM को समझने की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल। AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल, CSAM शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चों की पॉर्न मूवीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें AI का यूज़ करके आप देखेंगे एक ही लड़की के इतने प्रकार के फेस जनरेट कर दिए गए हैं, एकदम रियलिस्टिक लगता है। तो कुल मिलाकर के ये चाइल्ड एब्यूज़ का ही एक प्रकार है, और हमारे देश में इस चीज़ से निपटने के लिए कोई भी तंत्र नहीं है। मतलब यदि किसी बच्चे की इमेज का मिसयूज़ किया जा रहा है, तो वो बच्चा कहाँ पर कंप्लेन करेगा, उनके पेरेंट्स कहाँ पर कंप्लेन करेंगे, कि फिर हमेशा ही वो सामग्री ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी, कैसे करके वो डिलीट होगी या फिर कैसे करके उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसके लिए हमारे देश में कोई भी सिस्टम नहीं है। AI जनरेटेड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल के अंतर्गत हम उन पिक्चर्स की, वीडियो की या फिर ऑडियो की बात करते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की सहायता से बनाए जाते हैं, और जिनमें बच्चों को यौन रूप से आपत्तिजनक या फिर अश्लील तरीके से दर्शाया जाता है। AI जनरेटेड CSAM को कैसे करके बनाते हैं, AI जनरेटेड मटेरियल कैसे करके तैयार किया जा रहा है, इसके लिए डीप फेक GANS मतलब जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। अपराधी ऐसे नकली दृश्य, चित्र या फिर ऑडियो वीडियो बना सकते हैं जो देखने में रियल लग रहे हैं। ये सामग्री बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जा सकती है, जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर इमेज AI मॉडल का यूज़ करना। इसके लिए स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी या फिर अन्य AI इमेज जनरेशन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐप टेक्स्ट पर आधारित वीडियो या फिर इमेज को तैयार कर देते हैं। इसके अलावा AI जनरेटेड 3D एनिमेशन और CGI मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी भी 3D या फिर कार्टून जैसी अश्लील सामग्री बना सकते हैं, जिसमें किसी वास्तविक बच्चे की तस्वीर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा AI बेस्ड वॉइस क्लोनिंग सिस्टम भी आ गया है। AI ऑडियो जनरेशन टूल्स का यूज़ करके बहुत सारे अपराधी किसी बच्चे की आवाज़ क्लोन कर सकते हैं और उसे यौन रूप से आपत्तिजनक संदर्भों में पेश कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से AI जनरेटेड मटेरियल तैयार किया जाता है तो इससे किस प्रकार का खतरा है? असली बच्चों को टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब असली बच्चों को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपराधी बिना किसी असली बच्चे को नुकसान पहुंचाए ही नकली CSAM बना देंगे, नकली उसका वीडियो फ़ोटो बना देंगे और उससे उसको फिर धमकी देंगे या फिर उससे पैसे की वसूली करेंगे। इसका यूज़ फिर से सेक्सुअल असाल्ट के लिए या फिर ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो फर्जी सामग्री के कारण गलत आरोप लगाए जा सकते हैं, ये भी एक इसका मिसयूज़ हो सकता है।
डार्क वेब और सोशल मीडिया पर तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। एआई जनरेटेड मटेरियल को ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर आसानी से साझा किया जा सकता है, जिससे इसका प्रचार तेज़ी से हो जाता है। इसके अलावा जो पुलिस वाले लोग हैं, साइबर साइबर सेल है हमारे देश का, वो इस चीज़ को पहचान नहीं पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी ये सब की पहचान करने में। वहीं यदि हम बात कर लें भारत की और वर्ल्ड लेवल पर एआई जनरेटेड इस प्रकार का जो मटेरियल है, इसके खिलाफ क्या कोई कानून लाया गया है? ब्रिटेन ने 2025 में एक नया कानून लाया है जो एआई टूल्स का कौन स्वामित्व है, मतलब इसका मालिकाना हक किसके पास है, इस प्रकार की सामग्री का निर्माण करना, इस प्रकार की सामग्री को शेयर करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है यदि वो CSAM बनाने में सक्षम है। वहीं भारत की बात करें तो IT एक्ट 2000 है, पॉक्सो एक्ट 2012 है जो कि बाल शोषण मतलब बच्चों का सेक्सुअल असाल्ट, बच्चों की जो पॉर्न मूवीज़ हैं, इस प्रकार की सामग्री है, इसको प्रतिबंधित करता है। लेकिन एआई जनरेटेड मटेरियल के लिए हमारे देश में कोई प्रावधान नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, एक ग्लोबल एआई सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाने की पहल चल रही है ताकि एआई से जुड़े अपराधों को हम रोक सकें। सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं इस एडिटोरियल को। तो देखिए, भारत की सरकार को इस प्रकार से जो उभरते हुए खतरे हैं, पार्टिकुलरली जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जनरेट हो रहे हैं, इससे निपटने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें विदेशों से सीख लेनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते यूज़ से साइबर क्राइम्स में एक नए प्रकार के खतरे उभर कर के सामने आ रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 जारी करी थी, जिसमें बोला जाता है कि एआई टूल्स का यूज़ करके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल का निर्माण करना, उसको शेयर करना या फिर आप उसको बना के आप उसके मालिक हैं, ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ब्रिटेन सरकार इस खतरे से निपटने के लिए सरकार कानून लेकर के आई है। वहीं भारत में मौजूदा जो साइबर अपराध कानून है, अभी भी देखा जाए एआई जनरेटेड मटेरियल सीसैम जैसी उभरती तकनीकों को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार को अभी के कानूनों में संशोधन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है ताकि साइबर क्राइम से चाइल्ड्स की सेफ्टी को इंश्योर हम कर सकें। हाल फिलहाल में देखा जाए सीसैम से जुड़े कुछ हालिया घटनाक्रम हमको देखने को मिले हैं, इसकी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। जैसे कि एआई टूल्स का यूज़, इसके अलावा इसका जो स्वामित्व है, स्वामित्व मतलब किसी भी चीज़ का असली मालिक, इसके अलावा इसका जो शेयरिंग है, इसको अवैध घोषित किया जाएगा अगर वे सीसैम बनाने में सक्षम है तो। इससे क्या होगा, इस प्रकार की जो ऑनलाइन सेक्सुअल असल्ट वाली सामग्री है, उसको बनाना, उसको शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सज़ा का प्रावधान रहेगा। ये चीज़ हम सीख सकते हैं पार्टिकुलरली ब्रिटेन से। इसके अलावा ऐसे जो पीडोफाइल मैनुअल्स हैं, मतलब बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले कागज़ पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा जो एआई टूल्स का यूज़ करके इस प्रकार के मटेरियल उत्पन्न करने की जानकारी दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि इस प्रकार का मटेरियल हम कैसे करके बनाएंगे, तो कोई भी इस प्रकार के मटेरियल नहीं बना पाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने जो कानून लाया है वो एक्यूज सेंट्रिक एंड एक्ट सेंट्रिक दृष्टिकोण एंगल से आगे बढ़कर के टूल सेंट्रिक एंगल को अपनाता है। मतलब अब केवल अपराधी और उसके काम को नहीं, बल्कि उस टूल को भी प्रतिबंधित किया जाएगा, रोका जाएगा, ख़त्म किया जाएगा जिसका यूज़ अपराध को अंजाम करने में किया जा रहा है। वहीं यदि हम बात कर लें, ब्रिटेन इस प्रकार के नए नए कानून लेकर के आया है, पुराने कानून से ये किस प्रकार से अलग है।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1978 चलता है। ये कानून केवल उन अपराधियों को दंडित करता है जो मतलब रियल में बच्चों की अश्लील तस्वीरें ले रहे हैं या फिर उसको शेयर कर रहे हैं या फिर उसको अपने पास रख रहे हैं। इसको बोलते हैं स्वामित्व, अपने पास रखना। फिर आया 2009 का कानून जिसको बोलते हैं कॉरोनर्स एंड जस्टिस एक्ट सन 2009। इसमें गैर फोटोग्राफिक माध्यमों मीडियम से बनाए गए बच्चों की अश्लील पिक्चर्स को भी शामिल किया गया। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोटोग्राफिक माध्यम से ही हमने जनरेट किए हैं, किसी और तरीके से यदि जनरेट की गई हैं ये इमेजेस तो उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके बाद एक और एकदम परफेक्ट कानून लाया गया है, एकदम न्यू कानून लाया गया है। इसको हमें भी सीख लेने की ज़रूरत है, इसको हम भी अपने देश में लागू कर सकते हैं। ये कहता है कि एआई से जनरेटेड कोई इमेज या फिर वीडियो, इसको आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप बना नहीं सकते, आप शेयर नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा और आपको अपराधी दोषित करार दिया जाएगा। ये जो कानून लाया गया है ब्रिटेन की तरफ से, इससे बोला जा रहा है कि कम से भी कम 4 प्रमुख लाभ इससे होने वाले हैं। पहले नंबर की बात यह है, अपराधियों को अपराध करने के पहले चरण में ही, प्रिपरेशन स्टेज में ही हम गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों के मानसिक हेल्थ पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट को हम कम कर पाएंगे। एआई के द्वारा बनाए गए इमेज या वीडियो को भी हम क्राइम की श्रेणी में रख रहे हैं, जो पहले केवल रियल में यदि कोई बच्चा की फ़ोटो या वीडियो लिया जाता था उसको इस कानून के दायरे में रखा गया था। इंटरनेट पर इस प्रकार की एआई जनरेटेड फ़ोटो या वीडियो के प्रसार को, शेयरिंग को रोकने के लिए और भी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई जा सकेंगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं भारत इसके लिए कितना तैयार है, भारत में कौन कौन से कानून चल रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम चर्चा करें दोस्तों अपने देश की, हमारे देश में कितना हम इस प्रकार की समस्या को हैंडल कर सकते हैं, तो हाल फिलहाल में देखा जाए हमारे देश में बहुत सारे कानून चलते हैं, जैसे कि आईटी एक्ट चलता है सन 2000 का, जो हैंडल करता है सेक्सुअल एब्यूज़ बच्चों का ना हो, कम से कम हो। लेकिन कुछ रिपोर्ट की बात करें, जैसे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले सालों की तुलना में बच्चों के खिलाफ जो साइबर क्राइम्स हैं उनमें भारी वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हिसाब से देखा जाए अप्रैल 2024 तक लगभग 1.94 लाख, ठीक है, इतने लाख मामलों में बाल अश्लील सामग्री से संबंधित रिपोर्ट दर्ज की गई है। मतलब किसी बच्चे की फ़ोटो, किसी बच्चे का वीडियो यूज़ किया गया है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, उसका मिसयूज़ किया गया। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC USA के साथ 2019 में एक समझौता किया गया था। इसके अंतर्गत मार्च 2024 तक भारत में 69 लाख साइबर टिप लाइन रिपोर्ट साझा की गई। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात कर लें भारत में मौजूदा कानूनों की और उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 चलता है। इसमें भी अलग अलग धाराएं हैं, जैसे कि धारा नंबर है 67B। धारा नंबर है, सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं 67B की। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट एक्सप्लॉइटेशन से संबंधित इमेज या वीडियो का पब्लिकेशन करना, उसको शेयर करना, इसके ऊपर रोक लगाया जा रहा है। दिक्कत ये है कि ये केवल सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सामग्री को कवर करता है। एआई जनरेटेड सामग्री को पहचानना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। इसके बाद पॉक्सो एक्ट आ जाता है सन 2012 का। अब ये जो 2012 का कानून है, इसमें
धारा मतलब सेक्शन 13, 14, 15 है, बच्चों को अश्लील सामग्री में यूज़ नहीं कर सकते, इस प्रकार के फ़ोटो वीडियो को कलेक्ट करके नहीं रख सकते, एंड यौन संतुष्टि के लिए प्रयोग करना ये एक दंडनीय अपराध है। दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि चिल्ड्रन की जो अश्लीलता है, चाइल्ड बाल अश्लीलता शब्द की परिभाषा बहुत लिमिटेड है, इसमें एआई जनरेटेड मटेरियल को कवर नहीं किया गया है। इसके बाद आ जाती है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता आ जाती है BNS 2023। तो इसके अंतर्गत देखिए अलग अलग धाराएं चलती हैं, जैसे कि धारा नंबर 294 है, धारा 294 है, इसके अलावा है 295। ये दो धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता की। अश्लील सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन पर, बिक्री पर या फिर वितरण को ये दंडित करता है 294। 295 क्या बोलता है, बच्चों के लिए अश्लील सामग्री जैसे कि बच्चों की कोई पॉर्न मूवी है, उसकी इमेज है, उसका वीडियो है, उसको बेचना, उसको शेयर करना, उसको कहीं पर दिखाना, ये सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में रखी गई हैं। 294 और 295 सेक्शन नंबर है ये भारतीय न्याय संहिता की। दिक्कत ये है कि एआई द्वारा बनाए गए इमेज या फिर वीडियो को रोकने के लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे की राह में हम ये बोल सकते हैं भारत सरकार को क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो पॉक्सो एक्ट में कुछ सुधार किया जाना चाहिए। NHRC की अक्टूबर 2023 की एडवाइजरी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बदल करके सीसैम किया जाना चाहिए, ताकि इसकी परिभाषा और भी ज़्यादा व्यापक हो जाए। इसके अलावा IT एक्ट की धारा 67B को अपडेट करना है। सेक्सुअली एक्सप्लॉइट की जगह में AI जनरेटेड सीसैम को रिप्लेस कर दिया जाए। तीसरे नंबर का प्रयास इंटरनेट इंटरमीडियरीज की जवाबदेही तय करना, मतलब VPN, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड सर्विसेज को इंटरमीडियरी की श्रेणी में रखना चाहिए, ताकि वे सीसैम से संबंधित कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर हो सकें। चौथा नंबर का प्रयास किया जा सकता है नई तकनीकों के खतरे को कानून में हमें शामिल करना है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में UK के प्रस्तावित कानूनों के जैसे AI जनरेटेड सीसैम से संबंधित प्रावधान हम इसमें जोड़ सकते हैं। पाँचवें नंबर का जो प्रयास है वो हो सकता है यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावित कानूनों का आप समर्थन करें। UN जनरल असेंबली में काउंटरिंग द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्रिमिनल पर्पस प्रस्ताव को भारत द्वारा स्वीकार किया जाए। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो पार्टिकुलरली ये आर्टिकल बात करता है दल बदल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्शन। ये चीज़ किसी सांसद के द्वारा या फिर किसी विधायक के द्वारा किया जा सकता है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम विधानसभा के संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये केस अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट गया है। होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो देखिए किसी स्टेट में बीजेपी का शासन है। ठीक है, किसी स्टेट में बीजेपी का शासन है, तो जाहिर सी बात है विधानसभा में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो बीजेपी का आदमी बैठा हुआ है। यदि किसी और पार्टी का व्यक्ति बीजेपी में आ रहा है तो उसको डिफेक्ट नहीं करेगा बीजेपी का स्पीकर, विधायक या फिर वहाँ पर बैठा हुआ अध्यक्ष। वो हमेशा कोशिश ये करेगा कि इसका 5 साल निकल जाए, इसको दल बदल कानून के अंतर्गत दोषी मैं नहीं ठहराऊँ। टाइम पीरियड मतलब ये लोग चुपचाप बैठे रह जाते हैं, अपना डिसीजन नहीं देते हैं। इसी प्रकार का केस गया सुप्रीम कोर्ट में। पार्टिकुलरली 10th शेड्यूल के अंतर्गत एंटी डिफेक्शन लॉ से मतलब दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस को बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर किसी स्पीकर ऑफ द असेंबली द्वारा दल बदल के मामले में डिसीजन लेने में बहुत देरी करी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि
अदालत ने अपनी आंख बंद कर लिया है या फिर अदालत के पास कोई पावर नहीं है। अदालत पावरलेस नहीं है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ये मामला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 212, 226, 32 और 10वीं अनुसूची से सीधे जुड़ा हुआ है। एंड भारतीय लोकतंत्र, विधायी प्रणाली, ये सारी चीज़ों से कहना चाहिए हमको रूबरू कराता है। इसलिए ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो दल बदल कानून को हमें समझने की ज़रूरत है कि कब दल बदल को अलाउ नहीं किया जाएगा और कब अलाउ किया जाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति यदि दल बदल करता है ना, तो उसका तो काम ही ख़त्म है। यदि बहुत सारे लोग करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया है, बहुत, जैसे ये पार्टी है, ठीक है, ये बीजेपी है, आधे से ज़्यादा ही यदि इसको छोड़ कर के चले जाते हैं, मतलब पार्टी यहाँ पर दो टुकड़ों में बढ़ गई है। यहाँ पर आप एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाते हैं। यदि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति करेगा, पार्टी से निकलेंगे, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बैकग्राउंड ऑफ द केस क्या है। ये मुद्दा तेलंगाना स्टेट में 10 विधायकों ने भारत राष्ट्र समिति पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद बीआरएस नेताओं ने स्पीकर के पास इन विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की याचिका दायर करी। स्पीकर ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, जिसमें बीआरएस नेताओं ने अदालत में याचिका दायर कर दिया, जिसमें बोला गया कि स्पीकर को एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाए ताकि वो इनको डिस्क्वालीफाई कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये समझना है कि क्या कोर्ट स्पीकर को टाइम बाउंड डिसीजन देने के लिए बाध्य कर सकता है। हालांकि कोर्ट सीधे तौर पर स्पीकर को ये नहीं बोलेगी कि वो किस तरीके से डिसीजन लेंगे, लेकिन वो ज़रूर बोल सकता है कि 15 दिन या फिर 1 महीना के भीतर में आपको डिसीजन लेना है। न्यायमूर्ति BR गवई ने बोला है कि स्पीकर की निष्क्रियता दल बदल विरोधी कानून के उद्देश्य को फैल कर रही है, इसीलिए टाइम पीरियड पर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई विधायक अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में पार्टी बदल लेता है और स्पीकर 4 साल तक कोई निर्णय ही नहीं ले, तो इसका मतलब ये है वो पूरे 5 साल तक कानून से बच जाएगा। अदालतों के हाथ बंधे हुए नहीं रह सकते हैं और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ ही जाता है। मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था कि न्यायालय केवल स्पीकर से रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन उसको दिशा निर्देश, मतलब बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के आदेश। गवई ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि न्यायालय का संदेश, न्यायालय की बात अनुरोध जैसा दिख सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक आदेश है, इसलिए ये चीज़ भूल जाना आपकी बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून हमारे देश में लाया गया था, पार्टिकुलरली 1985 में संविधान के 52वें नंबर का संशोधन किया गया था और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका उद्देश्य था कि भाई पॉलिटिकल जैसे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, दल बदल हुआ, कांग्रेस जीती थी, लेकिन बाद में शिवसेना जीती थी और बाद में पता चला कि बीजेपी ने शासन बहाल कर ली, क्योंकि बहुत सारे जो पार्टी के मेंबर हैं वो बीजेपी में चले गए। इसी चीज़ को रोकने के लिए ही 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 52वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। इस कानून के अंतर्गत यदि कोई विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ रहा है या फिर पार्टी के विपरीत में वोट डालता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता, मतलब वो पद पर बने नहीं रहेगा। तो ये अधिकार स्पीकर को दिया गया है। स्पीकर एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में यहाँ पर काम करता है, लेकिन स्पीकर क्या है, चुपचाप बैठे रहते हैं जेब में पर्ची डाल करके। तो दल बदल करने वाले विधायक पूरा कार्यकाल का फायदा उठा लेते हैं मलाई खाते हुए। इस मामले में जुडिशरी का क्या स्टैंड हो सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल हो जाता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट।
जैसे कि किहोटो होलहन वर्सेस झाचुलिहू 1992 कोर्ट ने बोला था कि स्पीकर का निर्णय जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं कि वो बेईमानी कर लेगा। मणिपुर केस 2020 आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्पीकर को एक रीजनेबल टाइम में फैसला लेना पड़ेगा। वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और बोला है कि अनिश्चित काल तक आप चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे और हमने बोल दिया है तो वो चीज़ बाइंडिंग है, उसको आप ऐसे हल्के में नहीं लेना। अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये पार्टिकुलरली वक्फ बोर्ड और उसके मैनेजमेंट में चेंजेस से रिलेटेड। हाल फिलहाल में एक कानून लाया गया है। तो वक्फ का मतलब होता है दान की गई संपत्ति। पार्टिकुलरली ये संपत्ति मुसलमानों से रिलेटेड है। जैसे कि कोई व्यक्ति मुसलमान है, उसने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया, मतलब दान में दे दिया। अब इस दान की गई संपत्ति को कोई व्यक्ति किराए में दे रहा है, कहीं वहाँ पर मस्जिद बन गई है, कहीं पर कोई चीज़ बन गई है, तो इसका उपयोग वो कर रहे हैं मुसलमानों की भलाई के लिए। लेकिन देखा जाए उतना ज़्यादा ये अभी तक कारगर नहीं हो पाई है। अभी तक ये जो समुदाय है वो हाशिए पर ही है। लेकिन सरकार अब इनकी जो आज़ादी है, बोला जाता है कि उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब धार्मिक आज़ादी में इंटरफेरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसमें कुछ की चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड और मैनेजमेंट में चेंजेस। वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्य भी बैठेगा, लेकिन उनका काम खाली एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा, कागज़ का लिखा पड़ेगा। वक्फ के जो मैनेजमेंट हैं और वाकिफ़ हैं, मुतवल्ली और वाकिफ़ मतलब दाता, मैनेजमेंट और दाता केवल मुस्लिम समुदाय ही रहेंगे। इसके बाद वक्फ संपत्ति के स्वामित्व की पुष्टि। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दान नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी सरकारी संपत्ति कहीं मिलेगी तो उसको सरकार रिटर्न ले लेगी। दान करने की शर्तें कड़ी कर दी गई हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है वही व्यक्ति वक्फ को दान कर सकता है। मतलब इसका उद्देश्य गलत तरीके से संपत्ति दान करने की प्रथा को रोकना है। इसके लिए जो कानून लाया गया है उसका नाम उम्मीद है, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखे हैं, ठीक है, जैसे कि वक्फ एक धार्मिक दान है, लेकिन वक्फ बोर्ड और काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी हैं, इसलिए उनका पारदर्शी होना जरूरी है। कानून में कोई भी प्रावधान मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का हम काम कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है।